टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में तब्दील हो सकता है। दरअसल मणिपुर की मीराबाई ने महिलाओं के 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता खोला था। इस प्रतिस्पर्धा में चीन की हो झुई ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन उन पर डोपिंग का शक है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एंटी डोपिंग एजेंसी ने हो झुई को सैंपल बी टेस्टिंग के लिए बुलाया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक और दांव खेला है, जिसकी वजह से पार्टी की चौतरफा चर्चा हो रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने खुशी दुबे को जेल से बाहर निकालने का प्रण लिया है। पार्टी ने ये काम सतीश चंद्र मिश्र को सौंपा है। अब वह ही खुशी दुबे का केस लड़ेंगे और उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बड़ा दावा किया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, उन्हें बीजेपी के पार्लियामेंट्री साथी ने विश्वसनीय जानकारी दी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निचले सदन की स्ट्रेंथ 1000 या उससे अधिक किए जाने का प्रपोजल रखा गया है। जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है उसमें भी 1000 सदस्यों के बैठने की क्षमता रखी गई है। इससे पहले कि ये फैसला लिया जाए, सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सार्वजनिक तौर पर बातचीत करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया था, जिसमें भारतीय जवानों ने जीत हासिल की थी। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी बहादुरी हर एक दिन भारतीयों को प्रेरित करती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सब के बीच विपक्ष भी सरकार पर खूब हमलावर है। पहले सप्ताह में कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदन नहीं चल सके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे सप्ताह में भी संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी स्वयं ट्रैक्टर चला रहे थे, जबकि उनके साथ पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस सांसद बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून है, इन्हें हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून 2-3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कहर के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में एनडीआरएफ की तर्ज पर एक अलग राहत बल का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही एसडीआरएफ को भी मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और वर्षा जनित अन्य घटनाओं में मरने वालों की संख्या 113 पर पहुंच गई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इन घटनाओं में करीब 100 लोगों के लापता होने की आशंका है। इन घटनाओं में अब तक 50 लोग घायल भी हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अग्नि परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट है और अनुशासन की रेखा को पार नहीं करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें पार्टी में ज्यादातर पद मिले जो कर्नाटक में किसी और को नहीं मिले। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। दमोह में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार को वे दोहराना नहीं चाहती है। इसी को देखते हुए रविवार को बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में विकास की गंगा बहने का दावा करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का 2022 में प्रदेश में सत्ता में आने का सपना मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा। इसके साथ ही मौर्य ने अखिलेश यादव, कांग्रेस नेताओं राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ट्विटर वाले नेता है और सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़क पर आम जनता की मदद के लिए नजर आए, जबकि विपक्षी दलों के सभी नेता गायब रहे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री हो तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। मीडिया में चल रही इस खबर का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खंडन किया है। शौकत अली ने पहले भी इस तरह की चर्चाओं पर लगाम लगाया और बताया कि पार्टी अब तक गठबंधन को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। ये संवैधानिक अधिकार है। अगर आज वे इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है। धर्म परिवर्तन दबाव में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना उनकी पार्टी की पुरानी मांग है और वे किसी भी कीमत पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेगासस जासूसी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और ये कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में निराश एवं मुद्दाविहीन विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को या तो पेगासस जासूसी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति के जरिए जांच करानी चाहिए या उच्चतम न्यायालय से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले को संसद में स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों की निगरानी हुई या नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेता और विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उनकी हत्या कराना चाहते हैं। बृहस्पति ने कहा कि आदिवासी विधायकों पर हमला कर वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर 4-5 विधायकों की हत्या कराकर वह मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो उन्हें मुबारकबाद है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 39,361 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,968 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि इसी अवधि में 416 और लोगों की मौत हो गई है। देश में अब भी एक्टिव मामले 4,11,189 हो गए हैं। अब तक 4,20,967 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मुकेश साहनी ने बैठक छोड़ते हुए सरकार पर किया अटैक। कहा, हमारी सुनी नहीं जा रही। पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर मीडिया से बातचीत की। विधानसभा परिसर में मुकेश साहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे सरकार में हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वे बैठक में नहीं गए। साहनी ने आगे यूपी की योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। देश के भविष्य को लेकर मुकेश अंबानी ने अमेरिका और चीन से भारत की तुलना करते हुए अंदाजा लगाया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी का मानना है कि आने वाले 30 सालों में भारत अमेरिका और चीन के बराबर पहुंच जाएगा। आर्थिक उदारीकरण के 30 साल पूरे होने के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कॉलम लिखते हुए कहा कि साहसिक आर्थिक सुधारों की वजह से 1991 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद $266 अरब का था, उससे 10 गुना से अधिक बढ़ने में मदद की। अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने शुरू में ही पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल के दूसरे दौर में पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-2 से हराया। शरद कमल ने 49 मिनट तक चले इस मैच में 20वीं वरीयता प्राप्त की। पुर्तगाली खिलाड़ी के खिलाफ 2-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6, 11-9 से जीत दर्ज की। अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा करने का दावा करने वाले तालिबान का खूनी खेल जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तालिबान आतंकियों ने गजनी में 43 लोगों की हत्या कर दी। इनमें सुरक्षा बल और आम नागरिक भी शामिल है। तालिबान के भीषण हमले के खौफ से हजारों की तादाद में आम नागरिक घर छोड़कर काबुल चले गए हैं, जहां अभी सरकारी सेना का नियंत्रण है। तालिबान के खतरे को देखते हुए अफगान सरकार ने कई इलाकों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इंडोनेशिया में बच्चों के लिए काल बनकर आया डेल्टा वेरिएंट। अब तक 800 की मौत। इंडोनेशिया की इस भयावह स्थिति ने दुनिया को टेंशन में ला दिया है। इस महीने मात्र एक हफ्ते में ही 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। इंडोनेशिया इस समय सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मामलों से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों की ये मौत ऐसे समय पर हो रही है जब पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा है। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में वह अपनी को स्टार रही जया बच्चन के साथ फिर काम करेंगे। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर शेयर कर बताया कि जया बच्चन उनकी बहुत बड़ी फैन थी।